ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। साथियों, प्यारे देशवासियों, जैसा कि आप लोग सब देख ही रहे हो, हमारे देश भारतवर्ष में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व दिल्ली की सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ा हुआ है। उसी से संबंधित मैं आप सबके सामने कुछ अपने ही विचारों का आदान प्रदान करना चाहता हूँ। साथियों, सन 1947 से 2024 तक का भारतीय लोकतंत्र का सफ़रनामा कैसा रहा। 1947 से 2024 तक का एक कार्यकाल कैसा रहा, उसी से संबंधित मैं कुछ अपना लेख लिखा हूँ जो आप लोगों के सामने आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मेरे इस छोटी सी कहानी का शीर्षक है वंशवाद के कर्मजाल में फंसा इंडी का परिवार। वंशवाद के कर्मजाल में फंसा इंडी का परिवार। तो अभी जो आप प्रत्यक्ष देख रहे हो कि पूरे भारतवर्ष में जो दिख रहा है कि एक तरफ इंडी गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए एनडीए और इंडी। तो पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि कौरव पांडव, जैसे महाभारत का युद्ध छिड़ा था तो दो पक्ष था, कौरव पांडव। तो 2024 का भी लड़ाई कुछ वैसा ही है। तो हम आप लोगों के सामने इस 2024 के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व क्या कहें, लड़ाई के दोनों दल के प्रमुख पात्रों का जिक्र करना चाहता हूँ। मेरे मतानुसार, जहाँ तक मेरी छठी इंद्री देख रही हैं मित्रों, तो मैं पहले एनडीए का परिवार, एनडीए के महारथियों का उल्लेख आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। ये 2024 की लड़ाई नहीं है, ये 1947 की लड़ाई शुरू हुई थी। आज 2024, यानी कि कई दशक बीत गए। तो लोग कहते हैं ना कि इंसानों का पुनर्जन्म होता है। तो देखिए 1947 में लड़ाई किसकी थी सत्ता के लिए? वहाँ भी दो पक्ष था, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सरदार पटेल। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का अगर सही मायने में भारत के वेद पुराण ग्रंथ सही हैं, वेद कहता है, पुराण कहता है, ग्रंथ कहता है, हमारे ऋषि मुनि भी कहे हैं, कहते आ रहे हैं कि व्यक्ति का, मनुष्य जाति का पुनर्जन्म होता है। तो कहीं सरदार पटेल का पुनर्जन्म तो नहीं हुआ, कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुनर्जन्म तो नहीं हुआ। यही मेरी छठी इंद्री के दृष्टि में दिखाई पड़ रहा है कि सरदार पटेल का भूत, मतलब सरदार पटेल का भूत, आत्मा, भूत अमित शाह जी, अटल जी की छाया, अटल जी की छाया कहिए या तो भारत को विश्व गुरु का पदवी दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद का भूत, वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री
श्री मोदी जी हैं और साथ में उनके सहयोगी दल, मित्र दल, इसी से एनडीए बन गया। अब इंडी परिवार का, महारथियों का के नामों का उल्लेख मैं आप लोगों के सामने करता हूँ। पहली तरफ नेहरू जी का भूत, यानी नेहरू जी पुनः पैदा हो गए हैं। कौन? राहुल गांधी। दूसरे नंबर पर वंशवाद की जमात, वंशवाद की जमात में कौन कौन? परिवारवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद। मित्रों, जो इंडी गठबंधन आज बना है कांग्रेस के नेतृत्व में, तो लोग कहते हैं हमें आपको, जो हमारी बुरी स्थिति होती है, समाज में किसी की बुरी स्थिति होती है, तो हमारे सामाजिक लोग यही कहते हैं कि जैसा कर्म किया है वैसा फल तो मिलेगा ही। घर के लोग, खानदान के लोग जैसा कर्म करते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां उसे जरूर भुगतती हैं। गांव, देश का समाज जो कर्म करता है उसे वो अवश्य भोगता है। तो क्या ये राजनीतिक पार्टियों पर ये सूत्र लागू नहीं हो सकता? अवश्य लागू हो सकता है। कहने का मतलब, ये कांग्रेस सहित इनके इंडी परिवार ने जैसा कर्म किया है उसकी सजा भुगत रहा है। माध्यम एनडीए उनका परिवार अवश्य बनता है, बन गया है, सिर्फ माध्यम बना है, किसी की भूमिका नहीं है, विशेषता किसी की नहीं है। इन्हें अपने कर्मों की सज़ा तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो इन्होंने, इंडी परिवार ने विगत वर्षों में अलग अलग दल बनाकर कैसा कर्म किया है उसका विश्लेषण मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। इनकी कुंडली हम आप लोगों के समक्ष दिखाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, माताओं, बहनों, बेटियों, भाइयों और युवा साथियों, जैसा कि आप सब लोग को विदित है कि भारत अपने 18वें आम चुनाव की तैयारी में है। साथियों, ये हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार भी है। देश के भविष्य का पटकथा लिखने का वक्त है। देश को नेतृत्व प्रदान करने का वक्त है, जिसे हमारी जनता जनार्दन प्रदान करती है, अर्थात हम सब मिलकर देश व समाज का भविष्य लिखते हैं। साथियों, कहने का तात्पर्य, हम जनता जनार्दन ही अपने हाथों से, अपने अंगुलियों से देश का भविष्य लिखते हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को बम्बई में हुई थी, जिसकी स्थापना A.O. ह्यूम, एक रिटायर ब्रिटिश अधिकारी, अर्थात एक ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में हुआ था। अर्थात कांग्रेस पार्टी की बुनियाद में, उनके डीएनए में ब्रिटिश का खून है, अंग्रेज़ों का खून है, अंग्रेज़ों की ईंट है, अंग्रेज़ों का संस्कार है। तो अंग्रेज़ों के प्रमुख संस्कारों में उनका सबसे एक नंबर का संस्कार आता है, वोट डालो, राज करो। कांग्रेस की जिसके गर्भ में, जिसके गर्भ में विभाजन का बीज पड़ गया हो, बिखराव का बीज पड़ गया हो, वहीं कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। साथियों, लंबे संघर्ष के बाद 1947 में आज़ादी मिली। अभी आज़ादी की सिर्फ घोषणा हुई थी कि कांग्रेस के अंदर दिल्ली की सत्ता हासिल करने की कलह शुरू हो गई। नेहरू व जिन्ना का जंग प्रसिद्ध है। पहला जंग तो नेहरू और जिन्ना का हुआ था।
जो पूरा विश्व जानता है। अंग्रेजों द्वारा बिछाए जाल में दोनों ऐसे फंसे कि 14 अगस्त 1947 को अखंड भारत के दो टुकड़े हो गए। साथियों, नेहरू को खंडित भारत का एक भूभाग मिला जिसे नाम हिंदुस्तान दिया गया। साथियों, नाम तो हिंदू स्थान दिया गया, पर आज तक कांग्रेस को हिंदू शब्द से नफरत बनी हुई है। नेहरू जी को भी प्रधानमंत्री बनने में साम दाम दंड भेद का सहारा लेना पड़ा, अर्थात आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री भी विवादों में रहा। इन केन प्रकारेण नेहरू जी 1947 में प्रधानमंत्री बन गए। साथियों, कांग्रेस का शासन 1947 से 2014 तक लगभग 65 वर्षों तक चलता रहा। बीच बीच में कई सरकारें आई गईं, फिर भी 60 वर्षों तक दिल्ली की सत्ता पर कांग्रेस के ही लोग काबिज रहे। साथियों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है जो मानव जात के लोगों की प्रवृत्ति पर परिवर्तित होती रहती है। साथियों, भारत का ही नहीं, पूरे विश्व के राजनीतिक घटनाक्रम को सर्च करें तो राजनीति का सोया शेषनाग लगभग 18 से 25 वर्षों के बीच करवट बदलता है, एक आंदोलन लाता है, एक नेतृत्व प्रदान करता है। एक कहानी विश्व पटल पर अनवरत लिखी जा रही हैं और देखी जा रही हैं। पहला विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में भी 18 से 25 साल का ही गैप हमारे समझ से रहा होगा। आप इसे गूगल पर सर्च करके देख भी सकते हैं। साथियों, भारतीय लोकतंत्र का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, क्योंकि 1947 में नेहरू खुद प्रधानमंत्री बन गए थे। साथियों, अभी हमने जिक्र किया था कि राजनीति का सोया शेषनाग 18 से 25 वर्षों के अंतराल में एक करवट बदलता है। ठीक 22 वर्ष बाद सोया हुआ शेषनाग ने करवट बदला। सन 1974 में जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन का उदय हुआ। परिणाम स्वरूप 1977 अर्थात 25 वर्ष बाद कांग्रेस की इंदिरा सरकार का पतन हो गया। शेषनाग ने अपना करवट बदल लिया 25 वर्ष के अंतराल में। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई। साथियों, ये वही मोरारजी देसाई साहब थे जो बरिस्टा कब में नेहरू के बाद प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार थे, मगर वंश परंपरा के दलालों ने कभी गुलजारी लाल नंदा को तो कभी लाल बहादुर शास्त्री जी का इस्तेमाल करते रहे। कांग्रेस के इन्हीं कृत्यों से मोरारजी ने कांग्रेस छोड़कर जेपी आंदोलन में शामिल हो गए, फिर 1977 में प्रधानमंत्री बन गए। साथियों, मोरारजी देसाई सरकार के पीछे कालनेमी कांग्रेस शुरू से ही लगी थी। कांग्रेस के स्वरूप में उनके खून में सिर्फ सत्ता ही सत्ता, बिना सत्ता सुख पाए कांग्रेस को नींद नहीं आती। कुचक्र करके लगभग 2.5 वर्षों की मोरारजी देसाई की सरकार का कांग्रेस ने दफन कर दिया। कांग्रेस के इस कुचक्र से मोरारजी बहुत द्रवित हुए थे। उन्होंने ही अपने कार्यकाल में मोरारजी देसाई जी ने ही अपने कार्यकाल में मंडल कमीशन का ड्राफ्ट तैयार करवा लिए थे। यही चीज़ कांग्रेस को बहुत खटक रही थी। उसी से कांग्रेस खफा थी
कि ये मेरा रेवड़ी, जो गरीबों की रेवड़ी बांटने के लिए मैं जो पोटरी मेरे संविधान में रखा हुआ है, उसका तो लाभ ये मोरारजी देसाई उठाना चाहता है। फिर चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने आनन फानन में फूट डालो राज करो का सूत्र अपनाकर चौधरी चरण सिंह को आगे कर दलितों और पिछड़ों के साथ कांग्रेस ने बहुत बड़ा अन्याय किया। जबकि ये सब कांग्रेस के कोर वोटर थे जो मंडल कमीशन मोरारजी देसाई साहब लाना चाहते थे, उससे खफा होकर कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को आगे करके मोरारजी देसाई की सरकार को गिरा दिया। जबकि उस समय ये सब एसटी एससी जिसे कहते हैं, गरीब पिछड़ों, ये सब कांग्रेस के कोर वोटर थे। अपने कोर वोटर के साथ ही कांग्रेस ने बहुत बड़ा अन्याय किया था, उनका हक मारा था, उनका गला घोंटा था। मोरारजी देसाई सरकार को गिरा करके मोरारजी को हटाकर कांग्रेस ने 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवाकर जनता दल में बहुत बड़ी दरार डाल दी। फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस हमेशा अपनाती रही। फिर चौधरी साहब ने जब मंडल कमीशन का ड्राफ्ट टटोलना शुरू किया तो कांग्रेस को रास नहीं आया। जबकि चौधरी चरण सिंह भी कांग्रेस छोड़कर निकले थे। आनन फानन में चौधरी चरण सिंह की सरकार को मात्र 6 महीने पुरानी कांग्रेस ने गिराकर आज़ादी के बाद पहली बार देश को 1980 में मध्यावधि चुनाव के लिए मजबूर कर दिया। आज ये दलितों और पिछड़ों का रहनुमा अपने को मानते हैं और झूठा राग लापते हैं। ये लोकतंत्र कांग्रेस ने एक चुनी हुई सरकार को 2 बार गिराकर इतना बड़ा लोकतंत्र की हत्या कौन कर सकता है। और कांग्रेस के इस हत्यापन, इस पाप में जनता दल के उनके साथी थे, जो आज इंडी गठबंधन के रूप में फिर कांग्रेस के साथ बैठे हुए हैं। मध्यावधि चुनाव के परिणाम स्वरूप 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार रही। साथियों, जस करनी तस भोगहु ताता। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षों द्वारा कर दी गई थी। कारण कई बार लोकतंत्र का गला दबोचकर अपने ही दल के वरिष्ठ सहयोगियों की राजनीतिक हत्या करने वाली और दलितों और पिछड़ों का हक दबाने वाली इंदिरा को उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर 1984 को कांग्रेस के दलालों ने वंशवाद का समर्थन करते हुए लोकतंत्र को तार तार कर नेहरू की तीसरी पीढ़ी इंदिरा जी के सुपुत्र, राजनीति का अल्पज्ञ एक पायलट राजीव गांधी के हाथों देश की सत्ता सौंप दी। फिर 1 नवंबर 1984 को पूरे देश में सिखों का कत्लेआम शुरू हो गए। लगभग 5000 से अधिक सिखों का कत्ल हुआ। पूरा देश कांप उठा था। आज उन्हीं राजीव गांधी का बेटा मुहब्बत की दुकान खोलने का ढकोसला कर रहा है। साथियों, 1984 के आम चुनाव में इंदिरा जी की हत्या की सहानुभूति की लहर में कांग्रेस को रिकॉर्ड 49.10% वोट मिला और लोकसभा की 404 सीटों को जीतकर इतिहास रचा। इस सत्र का
कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 तक रहा। साथियों, 1984 में हुई राजीव गांधी की सरकार का कार्यकाल अभी 2 वर्ष का ही समय पूरा किया था। 31 जनवरी 1986 को फैजाबाद की जिला अदालत ने राम जन्मभूमि पर ताले को खोलने का आदेश दे दिया। 1 फरवरी 1986 के दिन जन्मभूमि पर लगे ताले हटा लिए गए। साथियों, जिस वोट के लिए कांग्रेस हिंदू राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर के जंजीरों में 1947 से 1986 तक जकड़ी हुई थी, कांग्रेस का गुमान, कांग्रेस का अभिमान 1 फरवरी 1986 को टूट गया। भारत के मुसलमान कांग्रेस से नाराज होकर दिशाहीन हो गए। दूसरे विकल्प की तलाश में लग गए कि अब कांग्रेस हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने तो राम जन्मभूमि पर पड़े ताले को खुलवा दिया। आज ताला खुलवाए हैं, कल हो न हो यहाँ मंदिर भी बन जाए। साथियों, कांग्रेस को शायद तब ये नहीं पता नहीं होगा, कांग्रेस को शायद तब तक ये पता नहीं होगा कि भारत के मुसलमान हिंदुओं से नफरत करते हैं या फिर हिंदुस्तान के इष्ट सनातन स्वरूप श्री राम से नफरत करते हैं। कहने का मतलब, भारत के मुसलमान राम से नफरत करते हैं कि हिंदू जाति से नफरत करते हैं। साथियों, इधर इंदिरा गांधी के चहेते राजा विश्वनाथ प्रताप प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा सूची में डाल दिए गए, क्योंकि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। 1984 के इंदिरा गांधी की सहानुभूति लहर में मिले 404 सीटों का भूत गांधी परिवार पर सवार था। वंशवाद पूरी तरह कांग्रेस को हाईजैक कर लिया था। राजनीति की बारीकता को भांपते हुए राजा विश्वनाथ प्रताप ने 1988 को बोफोर्स का मुद्दा लाकर राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा देकर अपने कुछ साथियों के साथ कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी। कुदरत का चक्र घूमा। 1979 और 1980 का पाप उदय हो गया, जब इंदिरा गांधी ने मोरारजी और चरण सिंह की सरकार इसलिए गिरा दी थी कि ये दोनों सरकारें पिछड़े दलित उत्थान के लिए आरक्षण की ड्राफ्ट पर हाथ रखा था। आज उन्हीं का वंश न्याय यात्रा निकाल रहा है। 24 मार्च 1977 से 14 जनवरी 1980 तक का 3 वर्षों तक जिस जनता परिवार को कांग्रेस ने भागड़ा डांस कराया, आज फिर वही जनता परिवार अपनी अपनी मांद से बाहर आने का रास्ता तलाश रहा था। आज उन्होंने एक इंडी परिवार बना करके फिर अपने उसी पुराने मिशन में लग गए हैं। साथियों, गांधी परिवार के चहेते राजा मांडा ने 11 अक्टूबर 1988 को एक नए जनता दल का गठन किया। राजा नहीं फकीर है, भारत का तकदीर है के नारों से 1989 के आम चुनाव का बिगुल फूंककर कांग्रेस के 404 सीटों वाले भूत को हिला दिया। एक बार फिर कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई, यानी दिल्ली की सत्ता से दूर हो गई। साथियों, आज
साथियों, उस समय किसी पत्रिका में लेख लिखा था कि राजा मांडा का कांग्रेस छोड़ने का मकसद सिर्फ दिल्ली की सत्ता है। क्यों नहीं, अभी तक का इतिहास तो यही कहता है कि विपक्ष की जो भी सरकारें बनी, उनका नेतृत्व कांग्रेस के बगावत करके आए लोग ही प्रधानमंत्री बनते आए हैं। साथियों, इतिहास आज फिर रिपीट हुआ है। 2 दिसंबर 1989 को राजा मांडा के नेतृत्व में जनता दल परिवार की सरकार बनी। कांग्रेस का 404 सीटों वाला वोट ठंडा पड़ गया। राजा मांडा की सरकार को भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी। कांग्रेस का इसमें कोई योगदान नहीं था। एक बात गौर करने लायक है, राजा मांडा तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन काफ़ी तीन तिकड़म और विरोधाभास के बीच। मतलब जनता दल की भी कुंडली में कई ग्रह नक्षत्र राहु केतु का पैठ था। ये दल कांग्रेस विरोध के कारण इकट्ठे तो हो गए, लेकिन जनता परिवार के कृत्यों के कारण देश का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। इस परिवार ने भारतीय लोकतंत्र को कलंकित करते हुए 1990 से 1998 के बीच यानी 8 वर्षों में देश को 6 प्रधानमंत्री देकर अपने वंश का नाम गिनीज बुक में दर्ज करवा लिए थे। 8 सालों में इस दल की यही सबसे बड़ी उपलब्धि हुई रही। आज वही दल सब मिलकर के इंडी गठबंधन बनाए हैं, जिन्होंने 8 साल में देश को 6 प्रधानमंत्री दिया था और 2 बार मध्यावधि चुनाव कराया था। आज उसी नियत से देश को दिल्ली में एक कमज़ोर सरकार को स्थापित करने का संकल्प लेकर आज इंडी परिवार फिर चुनाव मैदान में दिल्ली की सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है। साथियों, मैं उन दलों का थोड़ा आप लोगों के सामने उल्लेख कर देना चाहता हूं, जिन दलों ने मिलकर देश में भारत के लोकतंत्र में 8 वर्षों में 6 प्रधानमंत्री दिए थे, जबकि भारत का संविधान ये कहता है कि 5 वर्ष में एक ही पार्टी की सरकार, एक ही प्रधानमंत्री रहे। लेकिन ये आज का इंडी और कल के विगत वर्षों के जनता दल ने भारत को 8 वर्षों में 6 प्रधानमंत्री दिए। तो ये कौन कौन से दल थे? जन मोर्चा, लोक दल, जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जगजीवन राम, समता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, लोकतांत्रिक जनता दल, बीजू जनता दल, इंडियन नेशनल लोक दल, राष्ट्रीय लोक दल, लोक जनशक्ति, नेशनल फ्रंट, संयुक्त मोर्चा। साथियों, उनमें से कुछ दलों को कांग्रेस के छद्म राजनीति का पता चल गया, जो आज एनडीए के साथ आकर मोदी के राष्ट्र प्रथम के मिशन में उनका साथ दे रहे हैं। और जो वंशवाद और जातिवाद के पोषक हैं, वे सब वंशवाद के इंडी अलायंस में हैं। साथियों, ये वंशवादी, जातिवादी, संप्रदायवादी इंडी गठबंधन के लोग अपने 20 साल के कार्यकाल का हिसाब देने को आगे नहीं आए। हाँ, जरूर आई, कभी किसी वक्त जरूर आई तो कांग्रेस की तब की अध्यक्षा मैडम सोनिया गांधी जी अंदर खाने से अपने दलालों को जरूर फटकार लगाती सुनी गई। विशेषकर कांग्रेस की सरकार जब 2004 से 2014 के बीच मौनी स्वामी के कार्यकाल में इतने सारे भ्रष्टाचार उजागर हो रहे थे, सबके सब लूटपाट में लगे हुए थे। हमें तो चिंता है कि
मैडम कहती हैं कि इतना लूटपाट हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, हमें तो विशेष चिंता है कि मैं नेहरू गांधी परिवार के वारिस अपने बेटे को कैसे 2014 के आम चुनाव में पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करूंगी। हाँ जरूर, उस समय सोनिया गांधी मैडम को भरोसा चारा चोर मुजरिम लालू यादव जी ने दिया था। साथियों, अब नज़र डालते हैं राजा मांडा की। साथियों, अब ये वीडियो अधिक लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं इस कहानी को, इस इंडी गठबंधन के कुंडली को आज इसी पर विश्राम देना चाहता हूँ। कल यही क्रम इंडी गठबंधन के अन्य दलों की कुंडली के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और आपसे ये निवेदन चाहता हूँ कि ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाएं। कम से कम हमारे जनमानस को ये पता चल जाए कि नहीं, इंडी गठबंधन की कुंडली में क्या क्या है, इनके पापों का उल्लेख, ये कौन कौन सा पाप किए हैं, ये सब पापी एक साथ आज क्यों मिले हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।